अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, चाइना का प्राइम मिनिस्टर का दौरा जिसमें आर्मी चीफ भी साथ थे, 5 दिन का दौरा, आर्मी चीफ का साथ होना कितना सिग्निफिकेंट है। फिर एक मैसेज जाना कि एक पेज पर होना हुकूमत का और अस्करी क़यादत का, क्योंकि आपको पता है जब दुनिया ने किसी मुल्क में सरमायाकारी करनी होती है तो सबसे पहले देखा जाता है कि वहाँ स्टेबिलिटी कितनी है, इस्तेहकाम कितना है। और आजकल तो पाकिस्तान को जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इस पर सवाल बहुत ज़्यादा उठाए जाते हैं। इवन कि IMF ने इस पर बात की। तो कितना ज़बरदस्त मैसेज था चाइना के लिए, दुनिया के लिए, कि हमारी अस्करी क़यादत और हमारी जो सिविल क़यादत है वो एक पेज पर है। देखिए जी, ये मैं समझता हूँ कि सबसे अहम दौरा था इस मौजूदा हुकूमत के टेन्योर का, और ये बड़ी अच्छी बात है। मैं तो वेलकम करता हूँ, मुस्बत बात थी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद मौजूद थे उस मीटिंग में जो सदर शी जिनपिंग के साथ हुई, जो सबसे अहम मीटिंग थी, क्योंकि उसमें एक मैसेज कन्वे किया उन्होंने कि पाकिस्तान का पूरा जो निज़ाम है, चाहे खाकी हो या मुफ्ती हो, वो मिल के चाइना के साथ ताल्लुकात को अव्वलीन तरजीह देते हैं, नंबर 1। दूसरा, CPEC को आगे लेके जाना चाहते हैं। और तीसरी बात है कि जनरल आसिम मुनीर की जो प्रेजेंस थी, इट वाज मोर ऑफ अ गारंटर कि मैं CPEC सिक्योरिटी, पाक चीन ताल्लुकात की जो स्ट्रेटेजिक बुनियाद है, हम उसके गारंटर हैं जो आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। तो ये अच्छा मैसेज गया है, और चाइना को भी मेरे समझता हूँ कि उनका एतमाद बहाल हो गया है पाकिस्तान के ऊपर, जिसको ठेस पहुँचा था, क्योंकि पिछले 5 सालों में 6 हमले हुए हैं चाइनीज़ तनसीबात और चाइनीज़ अवाम के ख़िलाफ़। 17 चाइनीज़ मारे गए बेचारे, और 13 पाकिस्तानी भी मारे गए उस दौरान दहशत गर्दी की वजह से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट था, और इसमें हमारी समझ क्लियर होगी, क्योंकि माजी में थोड़े से मिक्स सिग्नल्स गए थे पिछले चंद सालों में। आपको पता है, कुछ लोग कह रहे थे कि जी अमेरिका की तरफ देखें, कुछ मिक्स सिग्नल्स थे, कुछ हिंदुस्तान की तरफ भी देखना शुरू कर दिया था, और माजी में कुछ मेरे क्लैरिटी नहीं थी मेरे ख्याल में, और उससे नुकसान पहुँचा मुल्की मफाद को। तो अब यह है कि CPEC इज़ बैक ऑन ट्रैक, और पाकिस्तान चले चाइना ताल्लुकात, जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है वो आप पढ़ लें। इतनी ज़बरदस्त जॉइंट स्टेटमेंट ने 2 ममालिक के दरमियान शायद ही कभी इतनी ठोस और पुख्ता हो, जिसमें वाज़ह कर दिया कि पाकिस्तान चीन की कुर्बत बेमिसाल है, और हमारे जो ताल्लुकात चीन के साथ है उसका किसी और मुल्क के साथ मुकाबला ही नहीं किया जा सकता। तो आप समझते हैं कि CPEC का मामला, जो एक नाराज़गी भी थी, आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब के दौर में बड़े मसाइल पैदा हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी काम उसके बाद रुका रहा। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई, तो अमेरिका के तो कंसर्न्स भी आज भी तो वही होंगे ना CPEC के। तो क्या गारंटी है कि अमेरिका अब रुकावटें नहीं डालेगा? देखिए जी, वो उसमें कोविड भी आ गया था, उसके भी इश्यूज थे, और हुकूमत की तब्दीली आई कि मियाँ साहब तो के खिलाफ सॉफ्ट कू हुआ, उनको निकाल दिया गया, उनको जेल डाल दिया गया। वो भी कैद नाहक थी, जैसे अब है कैद नाहक। तो वो फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, उसमें भी बाद में फिर गड़बड़ होगी, बाद में फिर मामला सेटल डाउन होने में कुछ वक्त लगेगा। तो अब ताल्लुकात जो पाकिस्तान चीन के हैं, मैं समझता हूँ इसमें सब मुतमिन होंगे कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है हमारी तरफ से कि हम सही सेमत पर हैं। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, देखिए जी, अमेरिका 60 साल पहले जब फील्ड मार्शल अयूब खान सदर थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर थे, हमने चीन से उस वक्त दोस्ती शुरू की 1963। और चीन के खिलाफ अमेरिका भी था, सोवियत यूनियन भी था, लेकिन हमने कहा हमारे मफाद में है ये ताल्लुक, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमने अमेरिका की परवाह नहीं की। जब हमने न्यूक्लियर बम बनाया, हमने अमेरिका की परवाह नहीं की। जब हमने ईरान से दोस्ती की इंकलाब के बाद, तो हमने अमेरिका की परवाह नहीं की। तो हमें मालूम है कि क्या रेड लाइन है, जो हमारे कोर मफादात हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम अमेरिका की परवाह नहीं करते। और ये हमारे तारीख़ी पस मंज़र है। चीन, न्यूक्लियर बम, ईरान, उसकी ज़िंदा मिसालें हैं। और अब भी हम अमेरिका की परवाह नहीं करेंगे। अमेरिका ने कहा है कि इस खत्ते में उनका बेहतरीन दोस्त हिंदुस्तान है और बदतरीन दुश्मन चीन है। हम उससे इत्तेफाक नहीं करते, ये गलत लाइन है, हम इसको रद्द करते हैं। और हम समझते हैं कि चीन हमारा लेकिन फिर भी हमारी आर्म ट्विस्टिंग IMF के जरिए अमेरिका करता है, तकवीयत है, वो हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। IMF से कर्जा लेना, अमेरिका वाया IMF पड़ता है पाकिस्तान को हमेशा। वो हमारी नालायकी है जी, कमज़ोरी से अलावा नालायकी भी है कि हम अपने अंदर जो सिस्टम है माइशी निज़ाम, उसको चलाने में नाकाम रहे हैं। गलत इक़्तिसादी पॉलिसीज़ की वजह से सिर्फ मरात मिलते हैं अमीर लोगों को, रूलिंग क्लास को, और अवाम को कुछ नहीं मिलता। और बार बार हम जाते हैं IMF के बाद
तो अब उम्मीद रखता हूँ कि ये आखिरी तवाफ़ होगा IMF का। अब काफ़ी हो गया IMF के आगे पीछे करना। हमारे पास इतने वसाइल हैं, आप चीन है, रूस है, वस्ती एशिया है, ईरान है, अब सारा इस खत्ते में एक इतनी बड़ी इंकलाबी तब्दीली आ रही है, आप उसका हिस्सा बने और उसके जो समरात हैं, इक़्तिसादी समरात, उसका फ़ायदा उठाएं आप। सही। मुशाहिद साहब, अभी आप ईरान से होकर आए हैं, ज़ाहिर है वहाँ एक अभी सानहा हुआ है, वहाँ पर अभी नए इक़्तिदार की ज़ाहिर है मुंतकिली, उसका एक प्रोसेस है, तो इस सारी तब्दीली के बाद मिडल ईस्ट की हालात को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, ईरान इस वक्त बड़े स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। ईरान में वो बड़ा एक सानिया हुआ, सदर साहब का वो शहादत भी हुई एयर क्रैश में, लेकिन उसी दिन रहबर जो हैं उनके सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामेनी साहब, आयतुल्लाह उल-उज़्मा, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जनाब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट है, फ़लाँ तारीख को इंतखाबात होंगे, ये तारीख है नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की। उनका सिस्टम बन गया है और सिस्टम वर्क्स। और ईरान का आपने देखे कि फ़लस्तीन इशू हो, अफ़गानिस्तान इशू हो, यमन हो, लबनान हो, शाम हो, इराक हो, हर जगह ईरान के बग़ैर पायदार अमन और सलामती कायम नहीं हो सकती। तो ईरान इज़ अ वेरी मेजर रीजनल पावर और हम भी एक रीजनल पावर हैं अपने राइट पे जनूबी एशिया में। तो हमें ईरान के साथ कुर्बत बढ़ानी चाहिए, पाइपलाइन बनानी चाहिए। पाइपलाइन बनेगी अगर तो हमारा जो गैस जो है वो 40% उसकी कॉस्ट होगी, जो अब हम LNG वगैरह ख़रीद रहे हैं, तो हमारा तो कौमी मफाद में है। तो हम मेरे ख्याल में अपना इस खत्ते के हवाले से मैं कहता हूँ फॉरेन पॉलिसी बनाए जिस बेस्ड ऑन रीजनल रीसेट, ख़ास तौर पे चीन, ईरान और अफगानिस्तान के साथ कुर्बत बढ़ाने की ज़रूरत है, और वस्ती एशिया ममालिक के साथ, और प्लस सऊदी अरेबिया, UAE और कतर तो आपके साथ हैं ही हैं। सही। आखिरी सवाल मुशाहिद साहब, कि आज भी आपको यही लगता है कि अगर खुद से इमरान खान को रिहा नहीं किया, बाहर से कॉल आएगी, और बेहतर यही है कि बाहर से कॉल आने से पहले इमरान खान को रिहा करें, सियासी कैदियों को रिहा करें? क्या आप क्यों इतना कॉन्फिडेंट हैं कि बाहर से कॉल आएगी? देखिए जी, हमारा वतीरा रहा है कि जब बाहर से कॉल आती है तो हम उसको फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। 1984 में बेनज़ीर भुट्टो सखर जेल में थी, जनरल ज़िया का दौर था, उनको अंदर किया था कैद नाहक में। जब उन्होंने कहा कि जी पीटर गैलब्रेथ एक नुमाइंदा खसूसी भेज रहे हैं अमेरिकन, जिस दिन उसने लैंड करना था एक दिन पहले बेनज़ीर भुट्टो को रिहा करके पासपोर्ट देके लंदन भेज दिया गया। 1988 में जब IGI बनाई गई और पीपल्स पार्टी को रोकने की जनरल ज़िया की वफ़ात के बाद, तो उस वक्त भी इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीती थी, लेकिन इंतकाल इक़्तिदार नहीं हो सकता था, नहीं हो रहा था, होने नहीं दे रहे थे। अमेरिका ने 2 नुमाइंदे भेजे, रिचर्ड मर्फी एंड रिचर्ड आर्मिटाज, और उन्होंने कहा जनाब इंतकाल इक़्तिदार करें। और जो मैं कहता हूँ मदर ऑफ ऑल डील्स हुई बेनज़ीर भुट्टो की और इस्टेब्लिशमेंट की। गुलाम इसहाक़ सदर बने, साहबज़ादा याकूब खान वज़ीर ख़ारजा बने, वसीम जाफ़री साहब वज़ीर ख़ज़ाना बने, और बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट शुरू होगी। तो सन 2000 में जब मियाँ साहब को निकाला गया कू के बाद, तो सदर क्लिंटन ने कहा कि मेरा यार है नवाज़ शरीफ, इसको रिहा करें आप, और रिहा करें कि मेरी टर्म ख़त्म हो रही है 20 जनवरी 2001, उससे पहले ही शुड बी ए फ्री मैन। उन्होंने ड्यूटी लगाई 3 मुसलमान ममालिक की, UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, कंसोर्शियम बना मुसलमान ममालिक का, और उनको कहा कि आप नवाज शरीफ को रिहा करवाएं। और 10 दिसंबर 2000 को एक त्यारा आया, रॉयल त्यारा सऊदी अरेबिया से, उनको आज़ाद करके ले गया, ताकि मुल्क में एक दस्ते शफा हो, हीलिंग टच हो, मामला सेटल डाउन हो, इन्वेस्टमेंट आए और मुल्क की गाड़ी आगे चले। हम फंसे हुए हैं कैदी नंबर 804, उसके इर्द गिर्द सारी सियासत घूम रही है, तो हम आगे बढ़ें। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। क्या अब ये मान लिया जाए कि तहरीक इंसाफ ने फाइनली मुफाहमत का रास्ता छोड़कर अब वो
मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहती है। कहीं मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की बात हो रही है, तो कहीं इमरान खान ताकतवर हलकों से बात करने के बयानिए से 1 इंच पीछे नहीं हट रहे हैं। वो चाहते हैं और वो कहते हैं बाकायदा कि बात उनसे होगी जिनके पास पावर है। एक तरफ अडियाला जेल में कैद इमरान खान को अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा है, इन्हीं अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा है, तो दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो नए मुकदमात बनाने की तैयारी कर रही है। यानी मुज़ाकरात होंगे, ना ही सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा, और सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं होगा तो ज़ाहिर है जो फिर एक मुआशी खुशहाली का ख्वाब है या एक जो कोशिश है ये फिर वाकई ख्वाब ही रहेगा, पूरा तो नहीं होगा। एक तरफ हुकूमती पार्टी के सरबरा मियां नवाज शरीफ इंतकामी सियासत ना करने की बात करते हुए इमरान खान को ये पैगाम देते हैं कि रूठे हुए बंदे का रवैया छोड़ें। दूसरी तरफ हम देखते हैं वज़ीर आला KP के जो हैं वो जलसे में खड़े होकर वो आइन तोड़ने वालों को फांसियाँ देने की बात भी करते हैं। क्या कहा कल अली अमीन गंडापुर साहब ने, ज़रा देखिए। पाकिस्तान का आइन तोड़ा गया है। मुल्क इदारों के फैसलों पर नहीं, शख्सियात के फैसलों पर नहीं, मुल्क आइन से चलते हैं, आइन से। इस मुल्क में आइन तोड़ने वाले ये बात सुन लें कि वक्त आएगा कि आइन तोड़ने वाले को जो सजाए मौत की सजा इस आइन में देने का कहा गया है और हम फांसी पे इनको लटकाएंगे। तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुहिम चलाने का ऐलान किया है। सवात में किया गया जलसा इसी एहतजाजी मुहिम का आगाज़ है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान की जल्द रिहाई की उम्मीद भी जाहिर की है, और वो कह रहे हैं कि इमरान खान का कहना है कि वो अपने नज़रिए पर खड़े हैं, अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों को माफ़ कर दूंगा, लेकिन जो मुल्क के साथ ज़्यादती हैं उसको मैं माफ़ नहीं करूंगा। अब सवाल यह है कि इमरान खान मुल्क के साथ होने वाली कौन सी ज़्यादतियाँ माफ़ करने को तैयार नहीं हैं। ये कौन सा नज़रिया है? कभी ग़ुलामी नामंजूर का नारा, तो कभी मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होंगे। ये कौन सा नज़रिया है? ख़ुद को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात कहने वाले दूसरी सियासी जमातों के साथ बैठना नहीं चाहते हैं। ये कौन सा नज़रिया है? माजी के सबसे बड़े हरीफ मौलाना फजलुर रहमान के साथ सियासी मरासिल नॉर्मल हो जाएँ, लेकिन नवाज शरीफ और जरदारी साहब के साथ इनके साथ फ़ासले तय नहीं हो सकते, फ़ासले कम नहीं हो सकते। फिर ये कौन सा नज़रिया है? 2018 में RTS बैठ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 2024 में फॉर्म 45 और 47 की तफरीक जो है ये कबूल नहीं है। इस पर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन ये कहना कि मैं ज़्यादतियों को माफ़ नहीं करूँगा, जो मुल्क के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो ये कैसे मुफाहमत का रास्ता अपनाकर मुल्क को आगे लेकर चलेंगे? मैं बात करूँगी, मुझे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद ख़ान साहब आपका। अली मोहम्मद ख़ान साहब, अब आप लोग ईद के बाद जो एहतजाजी मुहिम चलाने जा रहे हैं, क्या ये समझा जाए कि मुज़ाकरात जिनकी बात हो रही थी सियासी जमातों के साथ आप लोग बात करना ही नहीं चाहते हैं, नंबर 1। तो ये जो एहतजाजी मुहिम है ये किसके ख़िलाफ़ आप लोग तहरीक चलाना चाह रहे हैं? क्योंकि बात तो आप लोग करना ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ चाहते हैं, तो ये जो एहतजाजी तहरीक है ये भी क्या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आप लोग ये करने जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलिहि। एहतजाज किसी भी सियासी जमात का हक है, और ज़ाहिर है हम तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि हम रेजिस्टेंस में हैं, एहतजाज में हैं। ख़ासकर 9 मई के बाद जितनी फस्तायत का हमें सामना करना पड़ा है, बल्कि कल ही की बात है कि सिंपल सी एक सादा सी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी जो बलूचिस्तान में पेशीन के ज़िले बोस्तान के इलाके में हो रही थी, और वहाँ सिर्फ एक पॉलिटिकल वर्कर कन्वेंशन करने पे हमारे एक सिटिंग MNA शहरयार खान अफरीदी और सिटिंग MNA साहिबा शादाना गुलजार साहिबा, हमारी ILF की टीम के मौज़म भट्ट साहब, बहुत से हमारे लोकल लीडरशिप पे गद्दारी के पर्चे कटे। क्या बलूचिस्तान जो है क्या ये नो गो एरिया है? क्या पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती? कल आज जो सियालकोट में राना डार साहिबा के घर के बाहर पुलिस गई है, घेरा डाला है, क्योंकि वहाँ वर्कर कन्वेंशन होना था। कल हाफिजाबाद में वर्कर कन्वेंशन हुआ है और उस पर आज पर्चे कटे हैं पंजाब में। क्यों? पंजाब में क्या हो गया? मार्शल लॉ लगा हुआ है? क्या अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है? इमरजेंसी है? क्या मसला? आईन मुअत्तल है? क्या किसने कानून को हाथ में लिया है? कल जो हाफिजाबाद में हमारा वर्कर कन्वेंशन हुआ है, जिसमें हमाद अजहर साहब और बाकी लीडरशिप शामिल थी, कोई बता सकता है? कोई वहाँ कोई गमला टूटा है? कोई वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट्स टूटे हैं? क्या हुआ है? तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो इसका तो एक ही लगता है कि सब मिलके जो ताकतवर हल्के हैं, जो आपकी मौजूदा हुकूमत है, जो भी निज़ाम है, वो सब ने एक ही तहिया किया हुआ है कि मुल्क का कुछ और चले ना चले, एक काम हमने चलाए रखना है कि तहरीक इंसाफ को हम दीवार से लगाएं। ऐसी हालत में आप मुझे बताएं, हम एहतजाज ना करें तो क्या करें? एहतजाज हमने करना है, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर।
मौलाना साहब के साथ मिलकर आप समझते हैं आप लोगों का एहतजाजी जो तहरीक है और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी? देखिए, मौलाना साहब अगर धांधली के खिलाफ हमारे स्टेज पे आते हैं तो इससे हमारी तहरीक को तक़वियत मिलेगी। तो ये अच्छी बात है, मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है, और इसमें माजी की तलखियाँ बुलानी पड़ेंगी। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे साथ थे कल प्रोग्राम में, वो कह रहे थे कि वो ये चाहते हैं कि जो KPK में धांधली हुई है उस हवाले से जो CM KPK हैं वो पेशावर हाई कोर्ट खत लिखें कि इसका ऑडिट करवाया जाए और उसकी खत की कॉपी इलेक्शन कमीशन को भी दी जाए। तो पहले PTI इस पर मान गई थी, लेकिन बाद में इसी पर आप लोग जो है ना वो बात आकर रुक गई थी मौलाना साहब के साथ। तो क्या आप लोग तैयार हैं कि ऑडिट करवाने के लिए आप लिखें पेशावर हाई कोर्ट को? जो मौलाना साहब का भी ज़ाहिर कंसर्न है, वो भी कहते हैं कि KPK में धांधली हुई है उनके साथ। देखिए, जो कोई कमेटी अगर बनी है उस पर बैठ के उसमें फिर बात हो सकती है कि उनके जो नुकात हैं उन पे गौर किया जाएगा। मेरे ख्याल में आगे चलने से पहले कुछ बातें पहले से वाज़ेह होनी चाहिए, और वो ये है कि हमारी तरफ से तो कमिटमेंट है, और मैं ऑन रिकॉर्ड कमिटमेंट दे रहा हूँ अपनी जमात की तरफ से। इस वक्त आपके प्रोग्राम में बैठ के शायद मौलाना साहब मुझे सुन रहे हो या उनकी जमात के जिम्मेदार लोग, कि हमारी प्लेटफॉर्म से जो उनके बारे में कुछ बातें होती थी, मैं कहता हूँ गलत थी, उस तरह अल्फाज नहीं होना चाहिए, अल्फाज नहीं यूज होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। काफ़ी जलसे हमारे हुए हैं और वो नहीं होंगे। हमारी तरफ से कमिटमेंट है। इस तरह की चीज़ माजी में इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब की तरफ से भी क्लियर मौक़िफ़ आना चाहिए कि इमरान खान साहब के बारे में जो नामुनासिब बात होती थी, क्या अब भी वो उस बात पे कायम है, उससे पीछे हट रहे हैं? अगर अब भी उस बात पे कायम है, फिर मैं अपनी लीडरशिप से कहूंगा कि इमरान खान साहब के खिलाफ अगर ऐसी बात होती है फिर तो आगे सफर नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो ताली तो दोनों हाथों से बजेगी। जी, और मुझे उम्मीद है कि मौलाना साहब संजीदा आदमी हैं, पुराने सीनियर सियासतदान हैं, तो ज़रूर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो उस पर बैक ट्रैक करेंगे। जो कोई गलती हुई है उनसे भी हमें तो एहसास है, जैसे PDM के वो हेड थे, रजीम चेंज में PDM यूज हुई, वो रजीम चेंज के PDM के वो सरबराह थे, उनके नीचे ये सारा कुछ हुआ है, तो क्या उस पर उनको एक पशेमानी है? ये चीज़ें सारे जब हम बैठेंगे उनसे गुफ्तगू होगी, मैं पर उम्मीद हूँ इंशाल्लाह कि अगर हमारी तरफ से कोई गलतियां थी उसको हम ठीक करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से अगर कोई इस तरह की चीज़ें थी मुझे उम्मीद है वो भी ठीक करेंगे। अगर शुरू से ये चीज़ें ठीक हो जाएं, मुझे उम्मीद है फिर ये सफ़र इंशाल्लाह अल्लाह करेगा पाकिस्तान और इस्लाम के मफाद में लंबा चलेगा। अली मोहम्मद खान साहब, यही वो बात है जिस पर ये सवाल उठते हैं कि जब मौलाना साहब के साथ इतनी तलखियों के बावजूद आप लोग मिलकर चलने पर तैयार हो सकते हैं, वाई नॉट जरदारी साहब पीपल्स पार्टी, वाई नॉट नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून, उनके साथ मिलकर बैठ कर बात करने को, मुज़ाकरात करने को, सियासी बातचीत से मसाइल ज़ाहिर हल होंगे, क्यों आप लोग तैयार नहीं हैं? दो नुकात हैं इसमें। एक तो मुज़ाकरात मसले के हल के लिए, असीरान की रिहाई, मैंडेट की वापसी, ये इमरान खान साहब ने वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि इस पे तो किसी से भी बात हो सकती है। तो वो अगर उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव आती है, मुज़ाकरात की कौन सी टीम पिछले 2-3 महीनों में आई है? कोई आई है मुज़ाकरात की? उनकी सीनियर रहनुमाओं की वफ्द आया है, हमसे मिला है? नहीं मिला। हाँ, उनके साथ मिलकर हुकूमत में बैठना मैं समझता हूँ वो बईदस्त क़यास है, वो मुझे मुमकिन नजर नहीं आता, और वो सोली फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब का प्रोरोगेटिव है कि वो क्या फैसला करते हैं। मेरे ख्याल में मौजूदा जितनी PTI की लीडरशिप है, इंक्लूडिंग सिटिंग चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब या बैरिस्टर गौहर साहब या हम लोग जितने भी हैं, मेरे ख्याल में ये वाला फैसला हमारे पे ग्रेड से ऊपर का है, और खान साहब का खुद का फैसला है कि उन्होंने उनके साथ फिलहाल तो उनकी नून या पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाना बिल्कुल ही कोई मुझे मुमकिन नजर नहीं आता। हाँ, मामलात के हल के लिए कि असीरान की रिहाई हो और मैंडेट की वापसी हो, इस पे तो आपने उन्हीं से बात करनी है जिनसे आपका मामला हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अभी मुल्क में अरबों रुपए के गंदम स्कैंडल पर जिम्मेदारों का तयन होना बाकी है कि बजट सर पे आ गया है, बजट आने वाला है, और गंदम की फसल में नुकसान बर्दाश्त करने वाले जो किसान है वो अभी से डरा बैठा है कि हुकूमत गंदम की फसल में होने वाले नुकसान की भरपाई कर पाती है या फिर हमें नए टैक्सेस का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नए टैक्सेस लग जाएंगे, पहला नुकसान पूरा हो नहीं रहा है। IMF हुकूमत से ज़रूरी इनकम टैक्स लगाने का मुतालबा कर रही है, और हम सब जानते हैं कि IMF की तजवीज़ को भी हम कितना संजीदा लेते हैं, यानी तजवीज़ को भी
शर्त ही समझा जाता है, जैसे नौकरी करने का अवलीन उसूल है यस बॉस। ऐसे ही हमारा जो कुछ ऐसी हिसाब किताब है वो IMF के साथ भी है। पंजाब और वफाकी हुकूमत ने इस बार गंदम सीज़न में किसानों को फ्री मार्केट के रहमो करम पर छोड़े रखा। यानी जिस गंदम को इमदादी कीमत 3900 3,900 रुपये फ़ी मन में फ़रोख्त होना था, वो इस वक्त 2,500 रुपये मिडल मैन उठा रहा है। मतलब कि जो हुकूमत ने ऐलान किया था इमदादी कीमत का, उससे बहुत कम में मिडल मैन जो है ना उठा रहा है। ख़बरों से ये लग रहा है कि हुकूमत ना सिर्फ गंदम की तजारत की डी रेगुलेशन करना चाहती है, बल्कि 18वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में ज़रूरी शोबे का मुकम्मल कंट्रोल भी सूबों के हवाले करने का इरादा है। इन खबरों के बाद तो अब सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली ज़राअत जो है, इसका क्या मुस्तकबिल है। ये खदशात अब इसलिए भी पैदा हो रहे हैं कि रवां साल किसानों को तकरीबन तमाम बड़ी फसलों में माली नुकसान उठाना पड़ा है। कपास की सरकारी कीमत 8,500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की गई थी, लेकिन पैदावार को देखते हुए ये रेट 6,000 रुपये तक गिर गया। मकई की फसल भी किसानों को फ़ायदे के बजाय माली नुकसान दे कर गई। और फिर आया गंदम का बहरान, जिसमें अपने किसानों की खड़ी फसल को नज़रअंदाज करके लगभग 40 लाख टन मैट्रिक गंदम बिला ज़रूरत बाहर से मंगवाई गई, इंपोर्ट की गई और सरकारी गोदाम भर दिए गए। और फिर कहा गया कि हमारे पास गंदम खरीद कर रखने के लिए जगह नहीं है। फिर सरकार के पास ज़ख़ीरा करने के लिए ज़ाहिर जगह बची ना, खरीदने के लिए पैसे बचे। आपने तो पहले ही अपने जो गोदाम थे वो भर लिए बाहर से गंदम लेकर, जिसने किसानों की रही से ज़ाहिर कमर वो भी तोड़ के रख दी। सरकार ने गंदम का 3900 रुपये रेट तो निकाला, लेकिन खरीदी नहीं, जिसकी वजह से सोने जैसी गंदम मट्टी के भाव औने पौने दामों बिकती नजर आई। किसान नुकसान में चला गया। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस गंदम सीज़न में किसानों को 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। सवाल यह है कि इतने बड़े नुकसान के बाद किसान ने ज़ाहिर है अपनी अगली फसल भी काश करनी है। पहला उनका पैसा पूरा हो नहीं रहा है, अगली फसल कैसे लगाएंगे वो। किसानों के इस माली हालात की वजह से अब फूड सिक्योरिटी की बातें हो रही हैं, ये खदशात पैदा होना शुरू हो गए हैं। किसानों को पंजाब हुकूमत से भी अब बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं कि इसने पहले किसानों को ऐन मौके पर धोखा दिया, भरे गोदामों का कहकर गंदम खरीदी नहीं, और अब आटा सस्ता होने पर अपनी सियासत चमकाई जा रही है। हालिया दिनों में वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने किसानों के लिए मंसूबे भी मुतारिफ करवाए हैं, जिनमें किसान कार्ड है, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है, पंजाब किसान बैंक, ये प्रोग्राम शामिल हैं। सवाल यह है कि पंजाब हुकूमत के इक़दामात क्या किसानों को राज़ी कर पाएंगे, जो नुकसान हुआ है इसका अजाला कर पाएंगे, किसान खुश होगा। किसानों की इस हौसला शिकनी से आइंदा फसलों पर क्या असर पड़ेगा, वफाकी बजट को लेकर किसान पहले से ही क्यों डर रहा है, क्या खदशात हैं, मैं इसी पर बात करूंगी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। बुखारी साहब, किसानों को अब क्या डर है? पहला नुकसान, जैसे मैं अपने इंट्रो में भी कहा, पहला नुकसान भरा नहीं है हुकूमत ने, नुकसान पे नुकसान हो रहा है किसान को। अब आप लोगों को लग रहा है कि बजट में जो आएगा उसमें मजीद जो टैक्सेस लगने जा रहे हैं, जो IMF ने लगाने उससे और नुकसान होगा? जी बिल्कुल ऐसे। शुक्रिया शादिया आपका और 92 का। गुजारिश ये है कि आपने इंट्रो में बहुत खूबसूरती के साथ हमारे उस दुख को और हमारे दर्द को जो है वो समअप किया है, उस पर भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। गुजारिश ये है कि ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से इसको चलाया जा रहा है, और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा है कि ये जो मुल्क है वो ज़री मुल्क है, रीढ़ की हड्डी है वगैरह वगैरह, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और 76 सालों से जो है ना यही गर्दान है। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि जो जुल्म इस वक्त किसानों के साथ रवा रखा जा रहा है, तो वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कि आप एक ऐलान करते हैं, जिस तरह आपने गंदम की बात की, और उसके बाद आप जिस तरह किसी के पांव तले से जमीन जो है वो सरकाली जाए और उसकी क्या हालत होगी। उसने अपनी उम्मीदें, अपने ख्वाब बुने हुए थे, अपने जो आने वाले दिनों में अखराजात थे, अपने फसल के अखराजात थे, अपनी बच्चियों की शादी थी, अपने घर बनाने थे और दीगर चीजें, वो एकदम से धड़म। और फिर जुल्म की आप ये बात देखें कि उधर से वजीर आला पंजाब जो है वो अपनी मुख्तलिफ स्पीचेस के अंदर ये कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम दिया। शाजिया मुझे बताएं, ये कोई कहाँ का इंसाफ है कि आपने एक खुद से एक मुकर्रर की कीमत उसका स्पोर्ट प्राइस का तयन किया और उसके बाद जो है वो बीच मंझधार के जो है वो किसानों को आपने बेदस्तोपा जो है वो छोड़ दिया।
उससे पहले आपने कॉटन का जिक्र किया, बजा तौर पे हमें उस पे परेशानी का सामना करना पड़ा। अब आप देखें कि कॉटन जो है वो आपके ज़रिए मुबादला का बायस है। आप ये तो इसको इस तरह मुल्क को मुझे एक चला बात रहे हैं बताएं कि ना कोई पान बीड़ी बुखारी का साहब, गंदुम का नुकसान पूरा नहीं हुआ। आने वाली जो गंदुम के बाद जाहिर है जो दूसरी फसलें लगनी है, चावल काश्त होना है, सब कुछ होना है, उसमें वो फिर किसान कैसे पूरा करेगा? पहला पैसा मिल नहीं रहा है, फसलें लेट हो जाएंगी। वो जिस फूड सिक्योरिटी का मैंने जिक्र किया, क्या वाकई ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जब फसल ही काश्त नहीं होएगी? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि 40% जो है वो कॉटन कम लगाई जा रही है। किसान दिल बर्दाश्ता हुआ और उसमें इस वक्त जो सूरत हाल है कि कॉटन नहीं लगाई जा रही। किसान दिल बर्दाश्ता हुआ कि 8,500 रुपए कीमत थी और उसको 6,000 रुपए जो है वो अपना मिले, और उसके बाद जो है वो हुकूमत ने आप ये देखें कि हर चीज की कीमत बढ़ा दी। जुल्म ये है कि ये देखते नहीं है, ना हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है कि इंडिया के अंदर जो है यही यूरिया इसी जो है फार्मूले के तहत बनाई जाती है। गैस जो है वो देते हैं फैक्ट्रियों को और उसके बाद वहां पाकिस्तानी रुपीस के अंदर, शाजिया आप हैरान होंगी कि कीमत है 1,000 से भी कम है, 950 रुपए यूरिया खाद की 50 kg की बोरी। और यहाँ पे वही खाद जो है वो हमें 5,000 रुपए में लेनी पड़ रही है किसान को। 5 times DAP जो पैदावारी सलाहियत बढ़ाती है वो इंडिया के अंदर तो अब ये जो किसान कार्ड दे रही हैं वज़ीर आला साहिबा जो अनाउंस कर रही है किसान कार्ड, ये क्या बला है? फिर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, पंजाब किसान बैंक, ये अब आप लोगों को राजी करने के लिए, किसानों को कंपनसेट करने के लिए, क्या इससे जो नुकसान हो चुका है किसान को, क्या ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं जिनका ऐलान किया है मरियम नवाज साहिबा ने, क्या ये कंपनसेशन हो सकती है इस सारे नुकसान की? शादिया, मैं आपकी इस सवाल पे मैं मरियम नवाज साहिबा से कहूंगा कि उसके नजदीक गमे तर्क के वफा कुछ भी नहीं। वो मुतमईन ऐसा है कि जैसे हुआ कुछ भी नहीं। मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा ना बने। सेटिस्फाइड, शी इज वेरी मच सेटिस्फाइड। वो तो बड़ी मुतमईन है कि अवाम को सस्ता आटा मिल रहा है। वो तो ये सुन लेना, वो तो बड़े खुश हैं कि मैं अवाम को सस्ता आटा दे रही हूँ। मैं अभी आपको बता दूं कि गंदम का भी बहरान, अच्छा ये गंदम अब जाएगी कहां? आप 2-3 महीने आप देख लेंगी कि यही रेट्स रहेंगे। उसके बाद ये ना रेट रहेगा रोटी का और ना ही ये रेट रहेगा गंदम का। फिर आपको महंगी जो हमें मार के मुझे बताएं कि हुकूमत पंजाब को क्या मिला या हुकूमत पाकिस्तान को, सब मिले हुए हैं। मैं आपको बताऊं उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है कि पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती रही है किसानों का। आज पीपल्स पार्टी ने भी हमारे दुख के लिए कोई बात नहीं की। उसने एक अजब ढोंग मचाया हुआ है कि असेंबली में एक बंदा उनके उठ के तकरीर कर देता है। अब वो अवाम इतनी पागल नहीं गई कि किसान पागल है। बहुत शुक्रिया चेयर, आपके बहुत शुक्रिया वक्त, बहुत शुक्रिया चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन सैयद महमूदुल्लाह बुखारी साहब मेरे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जाने से पहले मैं अपनी टीम का, नाइट एडिशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरी जो सारी टेक्निकल टीम है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जब मैं अभी प्रोग्राम के लिए आ रही थी तो इन्होंने मुझे बताया, मुझे याद नहीं था कि हमारे प्रोग्राम के आज 1500 प्रोग्राम पूरे हो गए हैं। तो भी मेरी टीम ने सेलिब्रेट भी किया। ज़ाहिर है एक एंकर अपनी पूरी टीम के बगैर कुछ नहीं होता है। ये आप लोगों का कॉन्फिडेंस है हम पर, मेरी मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है कि नाइट एडिशन की 1500 जो प्रोग्राम हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। 10 साल का अरसा बहुत एक बड़ा अरसा होता है। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की सपोर्ट से ही हम सब ये करने में कामयाब हो रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। मेरी पूरी टीम को, नाइट एडिशन की जो टीम है, मेरी पूरी जो टेक्निकल स्टाफ है, सबको मुबारकबाद और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट से हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। फ़ीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त है। अल्लाह।